अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइग्रेन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या माइग्रेन होती है, इसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, इसकी एटियोलॉजी पढ़ी थी, इसके हम लोगों ने सिम्टम्स पढ़े थे और उस सिम्टम्स में कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से फेजेस में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं हमने वो पढ़ा था। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि माइग्रेन कैसे डिफ़र करता है बाकी टाइप ऑफ हेडेक्स से, और टाइप्स क्या हैं इसमें माइग्रेन की, और कौन कौन से ड्रग्स हैं जो माइग्रेन को ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माइग्रेन किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा है दूसरे हेडेक से। अब हेडेक किस तरह के होते हैं, एक तो माइग्रेन हेडेक है, दूसरा आ जाता है क्लस्टर हेडेक्स, और तीसरा आ जाता है टेंशन टाइप हेडेक्स, ठीक है ना। जो माइग्रेन की अगर हम लोग इसके देखें तो फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइग्रेन में, जबकि क्लस्टर टाइप हेडेक में इतनी फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती और टेंशन टाइप में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, टेंशन का ये भी बहुत कॉमन है कि जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है ना, या आपके छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स शो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो आप लोग अक्सर आप देखोगे कि उनके जो बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, ठीक है ना, जल्दी जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। जो सेक्स की अगर हम लोग बात करें तो माइग्रेन फीमेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द मेल, जबकि क्लस्टर टाइप मेल में ज़्यादा कॉमन है, और जो टेंशन टाइप है वो भी फीमेल में कॉमन है। आई थिंक टेंशन टाइप जो फीमेल है वो तो अब जो फीमेल लेक्चर ले रही हैं उनको समझ आ रही होगी कि कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन ले लेती हैं छोटी सी बात को, या बहुत ज़्यादा सोचना किसी बात को, ठीक है ना, उस वजह से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है, ऑनसेट इसका वेरिएबल है, ठीक है ना, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। क्लस्टर जो है वो उसका ड्यूरिंग स्लीप ज़्यादातर सोते वक्त या सो के फ़ौरन उठते साथ ही, ठीक है ना। और जो टेंशन टाइप वो ऑब्वियसली अंडर स्ट्रेस आपको होगा, ठीक है ना। लोकेशन ये यूनिलेटरल होता है, ठीक है ना, आमतौर पे यूनिलेटरल होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्वेयर होगा माइग्रेन तो फिर जो है वो बाईलेटरल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका क्या है, ये बिहाइंड एंड अराउंड वन आई, एक आँख के गिर्द, ये आपको लगेगा कि आँख के पीछे से दर्द हो रही है, ठीक है ना। जो टेंशन टाइप है वो बाईलेटरल दोनों साइड पर होता है और बैंड्स के सूरत में होता है, ठीक है ना, कि आपको लगता है कि ये हिस्सा दर्द हो रहा है बहुत, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर एंड सिवियरिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसके आ जाता है पल्सेटिंग आ जाता है, एंड थ्रॉबिंग आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है फिर कम हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे थ्रॉबिंग पेन होता है। जबकि क्लस्टर जो है वो शार्प स्टडी पेन होता है, और जो टेंशन टाइप है वो डल होता है, परसिस्टेंट और टाइटनिंग, ठीक है ना, खिंचाव से महसूस होना, ठीक है ना, सर में, और बड़ा अजीब सा सर भारी भारी सा महसूस हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन अगर हम लोग इसकी देखें तो इसके 2 to 72 आवर्स हैं पर एपिसोड, जबकि क्लस्टर 15 to 90 मिनट्स है पर एपिसोड, और टेंशन जो है वो 30 मिनट्स to 7 डेज़ है पर एपिसोड, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखें तो विजुअल ऑराज आ जाते हैं, ठीक है ना, सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड साउंड, पेल फेशियल अपीयरेंस, न्यूज़िया एंड वॉमिटिंग। ये लास्ट टाइम हमने यहाँ तो बहुत थोड़ा बताया, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था कौन से फेज में किस किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। जो क्लस्टर टाइप है उसमें क्या आ जाता है, यूनिलेटरल और बाईलेटरल आ जाता है पेन, ठीक है ना। इसके अलावा स्वेटिंग होना, लैक्रिमेशन होना, फेशियल फ्लशिंग, ठीक है ना, चेहरा बहुत रेड हो जाना, ठीक है। इसके अलावा नेज़ल कंजेशन, ठीक है, प्यूपिलरी चेंजेस आना। जो टेंशन टाइप हेडिंग्स है उसमें क्या आ जाता है, माइल्ड इनटॉलरेंस टू द लाइट एंड नॉइस, ठीक है ना। शोर से ऑब्वियसली जो टेंशन में होते हैं, आप कहीं भी किसी को देखो टेंशन में उसका सर दर्द हो रहा है, वो फ़ौरन कहेगा कि शोर तो बंद करो, या फिर अगर रेस्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो लाइट तो बंद करवाते हैं आमतौर पे, वैसे रेस्ट के दौरान तो होता ही है। अच्छा, एनोरेक्सिया भूख का ना लगना, ठीक है, टेंशन की एक बहुत ही कॉमन फीचर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि माइग्रेन किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। इसकी पल्स सेटिंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स सेटिंग एंड थ्रॉबिंग पेन, ठीक है ना। फिर इसकी ड्यूरेशन और इसका प्रिसीडेड ऑराज जो आ जाते हैं वो बहुत कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं माइग्रेन के टाइप्स कौन कौन सी हैं। माइग्रेन की 2 टाइप्स आ जाती हैं, माइग्रेन विद ओरा एंड माइग्रेन विदाउट ओरा। माइग्रेन विद ओरा में क्या होता है कि हेडेक जो है वो प्रिसीडेड होता है बाय द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जिनके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे वो मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि कौन कौन से ओरा में सिम्टम्स होते हैं।
सीइंग फ्लैशिंग लाइट्स, ठीक है ना, फ्लैशिंग स्पॉट नज़र आना शुरू होना, ठीक है ना, नम्बनेस एंड टिंगलिंग स्किन हो जाना, टिनाइटस होना, ठीक है ना, टेम्परेरी विजन लॉस बाज़ औक़ात लोगों में हो जाता है, फिर स्पीच चेंज हो जाना, कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं बिफोर माइग्रेन स्टार्ट, यानी कि बिफोर हेडेक स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें हो रही होती हैं पेशेंट को। तो ये ऑरा कहलाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। उसके ये विजुअल भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है, और स्पीच मोटर मैंने अभी आपको सारा बता दिया, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली ये जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो हैं, जिनमें फ्लैशेस, ज़िगज़ैग लाइंस एंड ग्लेयर वगैरह, ये सारा आता है, वो कितने देर पहले स्टार्ट होता है? 20 से 40 मिनट पहले। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके पूरे फेज़ को जो मिनिमम से मैक्सिमम ड्यूरेशन वो देखी थी, वो 5 से 60 मिनट थी, ठीक है ना। तो इतना, यानी कि आप लोग कह सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं 1 घंटा पहले जो है, मेन सर दर्द होने से 1 घंटा पहले जो है वो किसी भी टाइम, ठीक है ना, वो स्टार्ट हो सकती हैं। ये सारे ऑरा के जो है वो सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद माइग्रेन विदाउट ऑरा, उसमें क्या होता है? ये क्या होता है? स्वेयर यूनिलैटरल पल्सेटिंग पेन होती है, ठीक है ना। 2 to 72 आवर्स जो है वो इसकी ड्यूरेशन है। एग्रीवेटेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा भी काम करो तो ये बहुत, इसमें क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स नहीं पहले प्रीसीड होते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है? फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो सिम्टम्स मज़ीद, यानी कि सर मज़ीद दर्द होना शुरू हो जाना, ठीक है ना। अकम्पेन्ड बाय द न्यूज़िया, वॉमिटिंग एंड फोटोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोनोफोबिया, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी टू द साउंड। इसके अलावा क्या है? ये मोर कॉमन फॉर्म है माइग्रेन की, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि ये ज़्यादा कॉमन है माइग्रेन विद ऑरा की निस्बत। माइग्रेन विदाउट ऑरा जो है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब चलते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट। माइग्रेन की मैनेजमेंट जो है वो 2 तरीके से की जाती है। एक किया जाता है सिम्टोमेटिक, जो नॉन स्पेसिफिक रिलीफ है, जैसे एनाल्जेसिक, दर्द हो रहा है जी एनाल्जेसिक खा लिया, ठीक है ना, वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीएमेटिक्स खा लिया, ठीक है ना। या फिर जो है अगर बाकी ट्रीटमेंट, यानी कि एनाल्जेसिक सही तरह काम नहीं कर रहा है तो ओपियोइड्स ले लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हुई। इसके अलावा क्या जाता है कि मेन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो है उसमें 2 तरह की जो मेडिसिन की जो क्लासेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक आ जाती है ट्रिप्टैन्स और एक आ जाता है एर्गोट एल्कोलॉइड्स, ठीक है ना। ये दोनों ही 5 हाइड्रोक्सीट्रेप्टामाइन 1 एगोनिस्ट हैं, ठीक है ना। ये जो है वो 1B एंड 1D दोनों पे अटैच हो जाता है, ये 1D पे जैसे अटैच होता है, ठीक है। इनका काम मेनली हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग इनकी डिटेल पढ़ते हैं। मेनली इनका काम क्या है? वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैजो डायलेशन हो रही थी, पेन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड फ्रॉम क्रैनियल नर्व 5, ठीक है ना। क्रैनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उससे क्या है कि ये रिलीज़ हो रहे थे सब्सटेंस पी, कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज़ हो रहा था, ठीक है ना। फिर VIP रिलीज़ हो रहा था, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज़ हो रहा था। तो ये सारे जो सब्सटेंस पी पेन को रेगुलेट कर रहा था, वैजो एक्टिव पेप्टाइड जो है वो वाजोडाइलेशन कॉज करवा रहा था। इसके अलावा GIT की एक्टिविटी कॉज करवा रहा था। जो CGRP है, कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड, वो क्या कॉज करवा रहा था? वो जनाब इन्फ्लेमेशन भी कॉज करवा रहा था और वैजोडाइलेशन भी कॉज करवा रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, ये सारे कहाँ से रिलीज़ हो रहे थे? क्रैनियल नर्व 5 से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले वो वीडियो आप जो है वीडियो लेक्चर आप देख लें माइग्रेन का, ताकि ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया कि ये जो क्रैनियल नर्व 5 से क्या क्या रिलीज़ हो रहा था और किस चीज़ की इनहिबिशन होने वाली है, ठीक है ना। और दूसरा वैजो कंस्ट्रिक्शन करवानी, क्योंकि वैजो डायलेशन की वजह से क्या होता है कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है, यानी कि ब्रेन सेल को ब्लड सही तरह नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिल रही, ग्लूकोज सही तरह नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम कोज करता है ब्रेन की फंक्शन में, ब्रेन की एक्टिविटी में। और दूसरा सब्सटेंस पी की रिलीज़ की वजह से पेन हो रहा है, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है। तो इन सबको जो है वो इनहिबिट करवाने के लिए क्या होता है, ये जो इसके एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट नहीं है, ये एगोनिस्ट है। सेरोटोनिन एगोनिस्ट भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर 5 हाइड्रोक्सीट्रेप्टामाइन एगोनिस्ट भी कहा जाता है इनको। इनकी डिटेल की तरफ अब तो हम चलते हैं। दीज एजेंट ट्रिप्टैन्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो दीज एजेंट्स रैपिडली एंड इफेक्टिवली डिक्रीज करते हैं माइग्रेन हेडेक इन 70% ऑफ द पेशेंट में ये इफेक्टिव हैं, ठीक है ना। दीज आर सेरोटोनिन एगोनिस्ट, एक्ट ऑन द सब ग्रुप पे एक्ट करते हैं, सब ग्रुप सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, यानी कि 5-HT1 जो है वो ग्रुप है, ठीक है ना। 5-HT1D या B जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है ना। उसके बाद इस पे एक्ट करते हैं और ये रिसेप्टर किसके में मौजूद होते हैं? पेरिफेरल नर्व्स पे। पेरिफेरल नर्व्स पे, उन नर्व्स पे जो कि इनर्वेट करवा रहे हैं इंट्राक्रैनियल वास्कुलेचर को, और वास्कुलेचर को इनर्वेट करवा के क्या कर रहे हैं? उसकी वैजोडाइलेशन कॉज करवा रहे हैं। अच्छा,
तो उसके बाद क्या होता है कि एक तो मैकेनिज़्म ये है कि ये जो है नर्व्स पे एक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ से मैकेनिज़्म समझाती हूँ। ये नर्व जो कि जिसने रिलीज़ करना है CGRP, VIP और सब्सटेंस P, ये नर्व कौन सी है? जो नर्व की ब्रांचेस में से किसके कहाँ से आ रही हैं? ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। आप कहना cranial नर्व 5, ठीक है। अब ये नर्व जो है, ये नर्व फाइबर क्या कॉज रिलीज़ करवा रहा है? ये सारी चीज़ें। सब्सटेंस P से जो है वो पेन हो रही है, VIP से क्या हो रही है? वैसोडाइलेशन हो रही है, और CGRP से आप लोग कह लें इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है ना। मेजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जब सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे तो ये सारी चीज़ें कॉज करवाएंगी। ये जो है ट्रिप्टैन्स जो हैं आते हैं, अभी हम लोगों की क्लासिफिकेशन में आपको बताती हूँ क्या क्या कौन से ड्रग्स हैं इसमें। ट्रिप्टैन की जो क्लास है वो यहाँ आके बाइंड करती है। जब यहाँ आके बाइंड करती है एज अ एगोनिस्ट, तो ये क्या करती है? इन सब का रिलीज़ को जो है वो बंद कर देती है। जब ये रिलीज़ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि ना तो ये रिलीज़ जो पेन होगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, और ना ही वैसोडाइलेशन होगी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि ये एक्ट करते हैं ऑन द ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स पे जब ये एक्ट करते हैं, ऑन द स्मूथ मसल्स रिसेप्टर्स पे जब ये एक्ट करते हैं, तो ये वैजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं। वैजो डायलेशन हुई होती है ना पहले से, ठीक है ना, माइग्रेन की वजह से, तो ये वैजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों प्रोपोज्ड मैकेनिज़म्स हैं कि एक तरफ तो ये न्यूरोपेप्टाइड की जो रिलीज़ है उसको बंद कर रही है, दूसरी तरफ क्या है? ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कर रही है। वैजो डायलेशन अगर हुई हो तो वैजो कंस्ट्रिक्शन फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ऐसे वेसल्स जिसमें वैजो डायलेशन नहीं हुई भी उनकी वैजो कंस्ट्रिक्शन नुकसानदा होती है, ठीक है। जो हम देखेंगे अभी कार्डिक इवेंट्स किस तरह से वो कॉज करवाता है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसका मैकेनिज़्म क्लियर हुआ। अब हम देखें इनकी नेचर में, पहले इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाते हैं? सुमेट्रिप्टैन आ जाता है, ठीक है ना, ज़ोल्मेट्रिप्टैन आ जाता है, एंड फॉरवाट्रिप्टैन आ जाता है। इसके अलावा एम्लोट्रिप्टैन आ जाता है, एलिट्रिप्टैन आ जाता है, रिजाट्रिप्टैन एंड नैराट्रिप्टैन, ठीक है ना। जो सुमेट्रिप्टैन है वो इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट अवेलेबल था, ठीक है ना, और ये प्रोटोटाइप भी है। ये सब कट भी अवेलेबल होता है, इंट्रानेज़ल भी अवेलेबल होता है, और ओरली भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। कम्बिनेशन प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं इसके, ठीक है ना, विद द नेप्रोक्सिन के साथ, ठीक है ना। नेप्रोक्सिन क्या है? एनसेड, और एनसेड हम लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक उसको दोबारा से जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एनसेड क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि सब कट भी अवेलेबल है, IN ओरल भी अवेलेबल है। ओरली जो है इसका प्रोडक्ट कौन सा है? ये अवेलेबल है इस कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ओरली अगर हम लोग देखें तो इसका ऑनसेट 1 to 2 आवर्स होता है, और अगर IV देखें तो इसका ऑनसेट जो है वो 20 मिनट्स होता है, ठीक है। इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो शॉर्ट है, हाफ़ लाइफ कितनी होती है? 2 आवर्स होती है। ये सुमेट्रिप्टैन की अभी हम लोगों ने बात की है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है इसलिए इसकी काइनेटिक्स और इसकी जो अवेलेबिलिटी है मैंने आपको ज़्यादा बता दी है। जो ज़ोल्मेट्रिप्टैन है ये ओरली और नेज़ल दोनों अवेलेबल है, दोनों फॉर्म्स में। एंड फॉरवाट्रिप्टैन जो है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, इसकी हाफ़ लाइफ मोर देन 24 आवर्स होती है, यानी एक दिन से भी ज़्यादा इसकी हाफ़ लाइफ ही है, ठीक है। अगर हम लोग इनकी बात करें न्यूज़िया की, तो जो ट्रिप्टैन्स हैं और इसके कंपैरिजन करें ट्रिप्टैन से डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन का, तो डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन का ज़्यादा न्यूज़िया कॉज करवाता है, ठीक है ना। और वैजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो भी जो एर्गोटामाइन है वो ज़्यादा करवाता है ट्रिप्टैन की निस्बत, ठीक है ना। ये बात हुई। उसके बाद आ जाता है कि एक प्रॉब्लम जो ट्रिप्टैन के साथ होती है वो ये होती है कि सर में दोबारा से दर्द शुरू हो जाती है 1 से 2 दिन बाद, ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट डोज, एक डोज़ ले लिया, उसके 1 या 2 दिन बाद दोबारा सर में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप दूसरा डोज भी ले लेते हैं तो फिर वो कम्प्लीटली उसको कवर कर देता है, ठीक है ना। कम्प्लीटली जो है आपका सर फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं, दोबारा से अटैक हो सकता है अगर आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ना लें, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना, ठीक है। जैसे वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में जो मेडिसिन हैं वो क्या कर रही होती हैं? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम कर रही होती हैं। और वो ब्लड प्रेशर किस तरह से कम करती हैं? वैसोडाइलेशन कॉज करवा रही होती हैं, ज़्यादातर तो वैसोडाइलेशन कॉज करवा रही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये लोग तो वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो अब जिसकी वजह से जो नुकसान होता है वो क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, कार्डिक इवेंट्स आते हैं। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, बिल्कुल ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पेन एंड प्रेशर
सेंसिटाइजेशन हो जाती है इन द चेस्ट में, नेक में, थ्रॉट में एंड जॉज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन एंड प्रेशर सेंसिटाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा डिजीनेस एंड मलेज, थकन होना और ऐसे मसल्स में पेन होना, ये भी इनके साथ कॉमन है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई कि क्या इसका मैकेनिज़्म है, दो तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक तरफ ये इसकी रिलीज़ को बंद करवा रहा है, न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ को बंद करवा रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इनमें मेन प्रोटोटाइप देखें तो ट्रिप्टैन का कौन है, सुमेट्रिप्टैन है, ठीक है। और मज़ीद इसमें क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट, किन लोगों को ये नहीं देना, हार्ट पेशेंट को नहीं देना, ठीक है ना। ये 3-4 मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ठीक है, कि वाइवा वगैरह में कोई पूछे तो आपको पता हो। उसके बाद आ जाते हैं एर्गोट एल्केलॉइड्स। एर्गोट एल्कोलर्स दो फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, एक एर्गोटामाइन में और दूसरा डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन। ये जो है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है। द एक्शन ऑफ द एर्गोट एल्कोलॉइड वो कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड करता है 5-HT1 रिसेप्टर्स के साथ, अल्फा रिसेप्टर के साथ भी एंड डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ भी, यानी ये तीनों तरह के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। एक तो ये सेरोटोनिन के साथ बाइंड कर रहा है, फिर अल्फा रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, डोपामाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना इफेक्ट उसी तरह से शो करता है जिस तरह से मैंने आपको ट्रिप्टैन का बताया, ठीक है ना। मोस्ट इफेक्टिव है व्हेन गिवन ड्यूरिंग प्रोड्रोमल फेज। जब प्रोड्रोमल फेज मैंने आपको बताया ना कि ये मेन हेडिक फेज से पहले होता है, ठीक है, तो उसी फेज में अगर दे दो तो भी ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो 5-HT1 रिसेप्टर है किस पे बाइंड करता है, ऑन द इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल पे ये बाइंड कर रहा है। ये नर्व की जो नर्व पेप्टाइड है उनको नहीं ये इनहिबिट करता, बल्कि ये वैजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है, ठीक है ना। जो ब्लड वेसल पे जो इसके रिसेप्टर्स हैं उन पे ये बाइंड करता है। इफेक्टिव है व्हेन यूज इन अर्ली स्टेज ऑफ माइग्रेन, ठीक है ना। वो बात आ जाती है, न्यूजिया बहुत कॉमन है इसमें, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कोई भी हो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है ना। किस वजह से, इसी वजह से क्योंकि ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवा रहा है। इन दोनों में तो ये सीधे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा, प्रेगनेंसी में भी आपको पता है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो फिर क्या है, ब्लड नहीं जाएगा फीटस को और फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, करंटली ये अवेलेबल किस किस फॉर्म में है, सबलिंगुअली अवेलेबल है, ओरल टैबलेट एंड सुपोजिटरीज के तौर पे भी अवेलेबल है। जो सुपोजिटरी है उसमें ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, एर्गोटामाइन और कैफीन दोनों साथ हैं। उसका जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट था वो ओरल में अवेलेबल था और नेप्रोक्सिन के साथ। इसका जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है वो एर्गोटामाइन का सुपोजिटरीज के साथ है, सुपोजिटरीज की फॉर्म में है, और कैफीन के साथ जो है वो उसका कॉम्बिनेशन है। यूज विथ स्ट्रिक्ट डेली एंड वीकली डोजेस एज इट कॉज डिपेंडेंस एंड रिबाउंड हेडेक्स, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट डेली एंड वीकली डोजेज, जो उसका डोजेज रिजीम डिसाइड हो उसी के अकॉर्डिंग, जो आपको प्रिस्क्राइब्ड हो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये रिबाउंड हेडेक्स भी कॉज कर देता है और ये डिपेंडेंस भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन है वो IV और इंट्रानेजल दोनों अवेलेबल है। इसकी एफिकेसी बिल्कुल सुमेट्रिप्टैन की तरह है और ये लिमिटेड है स्वेयर केसेस के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन है इसकी एफिकेसी उतनी है जितनी सुमेट्रिप्टैन की होती है, ठीक है ना, एफिकेसी, लेकिन ये लिमिटेड स्वेयर केसेस में जो है वो यूज़ होता है, ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस फॉर द माइग्रेन, क्या माइग्रेन के लिए प्रोफाइलैक्सिस का ट्रीटमेंट कौन सा होता है इनके अलावा, कि आप पहले ही जो है वो दे दो इनको पेशेंट को कि माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस उस वक्त की जाती है जब महीने में 2 से ज़्यादा जो है हेडेक के अटैक हो रहे हों, ठीक है ना, तब सर दर्द होने से पहले ही दवाई ले लेना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्सिस उस वक्त करी जाती है जब एक पेशेंट है उसको महीने में 2 दफ़ा से भी ज़्यादा अटैक हो जाते हैं माइग्रेन के, तो फिर बेहतर है कि प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट उसको दिया जाए, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होती है उसको, ठीक है ना, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ हमने जाना होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस के लिए, वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिनमें आ जाता है प्रोप्रानोलोल, आ जाता है एटिनोलोल, मेटोलोल और नाइडोलोल आ जाता है। अगर ये काम ना करें तो फिर अल्टरनेटिव है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एंटी कन्वल्सेंट भी दिए जाते हैं, जिनमें आ जाता है डाइवेल प्रॉक्स, ठीक है ना, या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिनको साथ में डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं और उनको माइग्रेन भी है, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छे होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस की समझ आई कि पहले जो है बीटा ब्लॉकर्स,
फर्स्ट लाइन है, अगर वो काम ना करते हो तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। और अगर वो भी काम ना करें फिर एंटी कन्वल्सेंट, या फिर जो है अगर एक पेशेंट है जिसको डिप्रेशन का भी मरीज़ है और माइग्रेन का भी है प्रॉब्लम, तो फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। अब माइग्रेन होगा यहाँ पर क्लियर। अब हम लोगों ने पढ़े थे 2 टाइप के और हेडेक्स, उनको कौन फिर ट्रीट करेगा, उनको भी हमने ट्रीट करना है। टेंशन टाइप हेडेक्स की तरफ अगर हम लोग पहले जाएँ, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो आम उसी तरह से एनसेड आप ले लो, नेप्रोक्सिन ले लो, आइबुप्रोफेन, एस्पारिन ले लो, ठीक है ना, या फिर एसिटामाइनोफिन, ठीक है ना, इनमें से कोई भी ले लो, विद और विदाउट कैफ़ीन, चाय के साथ ले लो, कैफ़ीन के साथ, क्या कॉफ़ी के साथ ले लो, वो आपका अपना चॉइस है, ठीक है ना। इसके साथ कैफ़ीन के साथ लेने से क्या होता है कि उसकी सेंट्रल जो इफेक्टिवनेस है एस्पारिन की और ख़ासतौर पे पैरासीटामोल की बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक तो ये एनसेड अवेलेबल हैं, दूसरा क्या कहता है बिटाल, ठीक है ना, ये बारबिचुरेट है, ये अवेलेबल है, ठीक है ना, ये भी आप ले सकते हैं। साथ इसके लेना पड़ेगा आपको एस्पारिन या फिर पैरासीटामोल, ठीक है ना। अब इसको जो है आप कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं, कैफ़ीन के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट कैफ़ीन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों फॉर्म्स आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है क्लस्टर टाइप हेडेक। क्लस्टर टाइप हेडेक्स में जो है वो क्या होता है कि इन्हीलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सुमेट्रिप्टान जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट कंसिडर किया जाता है क्लस्टर टाइप हेडेक्स में, ठीक है। तो ये अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सारा जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये किस किस तरह के हेडेक्स हैं, ठीक है, कौन से जो है वो मेडिसिन माइग्रेन के लिए है, ट्रिप्टान्स हैं एंड एर्गोट एल्कलॉइड्स हैं। जो टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, किसी को टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, आम हेडेक हो रहा है, खासतौर पे वो फीमेल है और वो स्ट्रेस ले रही है, तो वो आप लोगों ने उसको आंसर दे देना है, ठीक है ना। ये मैं फार्मासिस्ट फिजिशियंस की बात कर रही हूँ कि वो दे सकते हैं, ठीक है। आम लोग जो है वो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन से वो थोड़ा एहतियात करेंगे, ठीक है। जो क्लस्टर टाइप हेडेक अगर किसी को हो रहा है, मेल है, ठीक है ना, और आपके आई के अराउंड और बैक ऑफ द आई में हो रहा है पेन, तो फिर उसमें क्या है कि 100% ऑक्सीजन इन्हीलेशन करनी है, या वो तो आई थिंक ईजीली अवेलेबल है, हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल है। और सुमेट्रिप्टान जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, आपके पास सारा जो है वो माइग्रेन का और जो बाकी हेडेक्स का क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कोई भी क्यूरी हो आपको, या आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।